नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। उर्दू हिंदी के महान लेखक कृष्ण चंद्र का एक संस्मरण, वक्ती जुदाई का दौर। ये संस्मरण 1967 की उस मुलाकात के बारे में है जब रूस में कृष्ण चंद्र और फैज़ अहमद फैज़ दोनों की मुलाकात हुई। और ये वो समय था दोस्तों जब पाकिस्तान और भारत युद्ध होके हटा था। 1965 में हुआ था। दोनों देशों के बीच एक ऐसी दीवार बन गई थी, लेकिन दोनों देशों के साहित्यकार, दोनों देशों की जनता, दोनों देशों के लोग किस तरह सोचते थे, उनकी वास्तविक भावनाएं इस मिलन में है। युद्ध शासन सत्ताओं द्वारा प्रायोजित होते हैं, उसके बहाने वो निकाल ही लिया करते हैं और जनता में उन्माद पैदा करने के लिए तरह तरह की बातें भी फैलाया करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ एक अजीम शायर, विश्व शायर, जिनकी रचनाओं में पूरी परंपरा, गालिब, इकबाल, मीर सब धड़कते हैं और अपनी जनता के दुख तकलीफ और उनके प्रति प्रेम। और कृष्ण चंद्र जो स्वयं एक महान गद्य लेखक, जिन्होंने अपने समय को वाणी दी। और जब दो लेखक मिलते हैं ऐसे वातावरण में, जब नफरत को एक भट्टी की तरह सुलगा दिया हो शासकों ने, तो प्रस्तुत है दोस्तों वक्ती जुदाई का दौर, कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ एक संस्मरण। मई 1967 में मुझे पहली बार सोवियत साहित्यकारों की कांग्रेस में शिरकत करने का मौका मिला। चीन को छोड़कर लगभग प्रत्येक देश के साहित्यकारों के प्रतिनिधिमंडल आए थे। इन प्रतिनिधियों की हैसियत सोवियत लेखकों से भिन्न थी। हम लोग न वोट दे सकते थे और न इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। सोवियत अदीबों की कांग्रेस में यह हक सिर्फ सोवियत साहित्यकारों को हासिल था, मगर दूसरी तमाम कार्रवाइयों में हम लोग हिस्सा ले सकते थे। पाकिस्तान से फैज़ अहमद फैज़ और हिंदुस्तान से मुझे आमंत्रित किया गया था। फिदेन कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। यह सोवियत साहित्यकारों की चौथी कांग्रेस थी। अध्यक्ष मंडल में शोलोखोफ, बोरिस पालीवाली, रसूल गुमज़ादे, मिर्ज़ा इब्राहिम, करबा बयादोफ तथा दूसरे यूरोपीय और एशियाई सोवियत प्रांतों के प्रतिनिधियों को जगह दी गई थी। कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में रूसी सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ उपस्थित थे। जो बात मुझे अच्छी लगी वह सिर्फ यह ही नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि इस कांग्रेस में आरंभ से अंत तक साहित्यकारों को महत्व प्राप्त था। सोलोखोव को सम्मान देकर वो लोग दरअसल अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की महानता का सम्मान कर रहे थे। यह कांग्रेस 1965 की भारत पाक जंग के बाद आयोजित हुई थी। इस पृष्ठभूमि को नज़र में रखिए। हालांकि मेरे जहन में दूर दूर तक यह बात नहीं थी, मगर मुमकिन है कि आयोजकों के जहन में यह बात रही हो। मैं और फैज़ दोनों होटल मस्को में ठहरे थे, मगर एक दूसरे से मुलाकात की नौबत नहीं आई थी। पहली शाम जब मैं मस्को होटल के लंबे चौड़े डाइनिंग हॉल में खाने के लिए गया तो देखा कि प्रत्येक देश के प्रतिनिधि की एक मेज अलग सजी हुई है और उस मेज पर उस मुल्क का छोटा सा झंडा लहरा रहा है। मैंने देखा तो पाकिस्तान की मेज और हिंदुस्तान की मेज के बीच कम से कम 30 और मेजों का फासला था। मैं मुस्कुराकर चुप रहा और अपनी मेज पर बैठ गया। फैज़ अभी तक अपनी मेज पर नहीं आए थे। पहले 15-20 मिनट सूप और दूसरी तरह के ड्रिंक्स पीने में बीते। इतने में मैंने देखा कि फैज़ किसी दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर अपनी मेज की तरफ बढ़ रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मेरी तरह चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। शायद उन्हें भी
किसी दूसरी मेज की तलाश थी। यकायक मेरी और उनकी आंखें चार हुई। वह फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मैं अपनी कुर्सी से। उस वक्त सारा हाल हम दोनों की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। फिर यह हुआ कि मैं अपनी मेज पर से हिंदुस्तानी फ्लैग लेकर उठा और फैज अपनी मेज से पाकिस्तान का झंडा लिए उठे और हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए मेज पार करते हुए एक मेज पर आकर रुक गए। उस मेज पर हम दोनों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे साथ साथ लहरा दिए और एक दूसरे से लिपट गए। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। यह तालियां उस वक्त तक बजती रही जब तक फैज और उनकी इंटरप्रेटर, मैं और सलमा और हमारी इंटरप्रेटर एरिना उस टेबल के चारों तरफ बैठ न गए। क्या समझते हैं ये लोग? हम लोग भी क्या सांप्रदायिक सियासतदानों की तरह एक दूसरे के दुश्मन हैं? अदब में यह दुश्मनी नहीं चलती और काश कहीं भी ना चले। मैंने कहा, मगर इस बदकिस्मती को क्या कहिए कि तुम्हारी मेरी मुलाकात अब न हिंदुस्तान में होती है और न पाकिस्तान में, होती है तो सिर्फ मॉस्को में। इन लोगों को चाहिए, फैज ने हंसकर कहा, अपनी रूसी अदीबों की कांग्रेस हर साल किया करें, इसी बहाने मिल लिया करेंगे। मेरी तरफ झुककर पूछा, तुम्हारी इंटरप्रेटर तो बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से ऐठी? मैंने कहा, बदल लो, मगर यह याद रखना यह डेन है। हम सब हंसने लगे। फिर जाम से जाम टकराने लगे, दो झंडे साथ लहराने लगे। इतने में दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध उपन्यासकार अलेक्सी लागू हाथ में कोयनाक का एक जाम उठाए टोस्ट पेश करने के लिए हमारी मेज पर आ गए। फिर कहीं से रसूल गुमजादे की नज़र हम पर पड़ गई। रसूल गुमजादे की गिनती सोवियत शायरों में पहली पंक्ति में होती है। हिंदुस्तान आ चुके हैं और उर्दू के सिर्फ 2 लफ्ज जानते हैं। मशहूर शायर फैज अहमद फैज, मशहूर शायर कृष्ण चंद्र, मशहूर शायर सलमा सिद्दीकी। फिर हमारी इंटरप्रेटर की तरफ शौक निगाहों से ताकते हुए पूछने लगे, मशहूर शायर? मैंने कहा, एरिंचका। रसूल गुमजादे ने इस नाम को और भी प्यार से लिया और उसके करीब कुर्सी घसीट ली। फिर और लोग भी आते गए। थोड़ी देर बाद हमारी मेज पर 5-7 झंडे जमा हो गए थे। इसके बाद हम जितने दिन भी होटल मस्को में रहे, मेरी और फैज की मेज एक ही रही। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मेज पर खाना खाते रहे। कांग्रेस में इतनी मुल्कों के इतने लेखकों कवियों से मुलाकात हुई, अब न उनके नाम याद हैं न चेहरे, सिर्फ चंद चेहरे याद हैं। इसमें आना सेघर्ज का चेहरा बहुत नुमायां है, प्यार में डूबा हुआ ममता भरा चेहरा, सफ़ेद बाल में सीधी मांग और बेतरतीब बाल, बिल्कुल हिंदुस्तानी परिवार की बुढ़िया लगती थी। शोलोखोफ मुझसे भी कद में छोटे थे, मगर माथा चौड़ा था, आइंस्टाइन से मिलता जुलता। फ्लैक्सन बाल, चेहरे पर गहरी गंभीरता और पाब्लो नेरुदा का आधा एशियाई आधा यूरोपीय चेहरा, आंखों में गहरी पीड़ा लिए हुए। एलिया अरेनबर्ग से मुलाकात नहीं हो सकी, वह उन दिनों इटली गए हुए थे। दोबारा जब मैं रूसी साहित्यकारों की 5वीं कांग्रेस में गया तो उनका इंतकाल हो चुका था। रूसी साहित्यकारों में वह सबसे ज़्यादा तीखे और चैलेंजिंग लहजे में अपनी बात कहते थे, इसलिए बहुत से लोग उनसे नाराज रहते थे। रूसी साहित्यकारों में वह सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल थे और काफ़ी हठीले। उनसे बात करने में मज़ा आता था, क्योंकि बरसों पेरिस में रहकर फ्रांसीसी स्वभाव का रंग भी उनके स्टाइल में दाखिल हो चुका था, जैसे सिर्फ बात करने के लिए बात करना। इस कांग्रेस में रूस की तमाम अहम ज़बानों के साहित्य पर भरपूर बातचीत तो हुई ही, साथ ही साथ विदेशी प्रतिनिधियों को भी उनके अपने देश के साहित्य पर भाषण देने की अनुमति दी गई। चूँकि समय कम था और तकरीबन तमाम देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, इसलिए चुनाव करना पड़ा। एशिया से आयरिश, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया, वियतनाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को समय दिया गया। सिर्फ मैंने तकरीर की। बाद में मेरी तकरीर एक पैम्फलेट की शक्ल में शोलोखोफ और दूसरे 2 रूसी साहित्यकारों के साथ प्रकाशित की गई और यूं मुझे शोलोखोफ के साथ छपने का गौरव प्राप्त हुआ। कांग्रेस की आखिरी कार्यवाही अलविदाई डिनर पर हुई। यह डिनर क्रेमलिन को एक बहुत बड़े हॉल में रखा गया था।
2000 से ज़्यादा मेहमान जमा थे। शैंपेन और क्यूबी सिगार, कह कहे कपड़ों की चमक, दुनिया भर के लेखक बुद्धिजीवी एक हाल में मौजूद थे। फेदिन सेंटर टेबल पर खड़े मुख्य अतिथि का नाम पुकार रहे थे। कांग्रेस खैरियत और खूबी से अंजाम पा चुकी थी, इसलिए दिल बल्लियों उछल रहे थे और होठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। फैज, सलमा और मैं एरिना और मरियम सिलगाने को लिए वहां से चले गए। थोड़ी देर में गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि सेंटर और दूसरी मेज़ों के दरमियान कोई फर्क बाकी न रहा। साहित्यकार और बुद्धिजीवी एक मेज से दूसरी मेज पर आ जा रहे थे। शैंपेन पानी की तरह बह रही थी, जबानें खुल गई थी। सलमा और एरिना को लोगों ने घेर लिया था और टोस्ट पर टोस्ट प्रपोज किए जा रहे थे। शायराना अंदाज में महकते हुए जुमलों में विभिन्न देशों की शायरी जार्जियाई शराब की तरह उमड़ आई थी। जुदाई की घड़ी आ पहुंची। दूसरे दिन फैज को वियना जाना था, मुझे और सलमा को अजरबैजान। यूक्रेनी होटल के लंबे चौड़े लाउंज में एक दूसरे से इस शिद्दत से गले मिले और इतनी देर तक मिले रहे, और जब सदियों की तरह कभी न खत्म होने वाले अंतराल के बाद एक दूसरे से न चाहते हुए जुदा हुए, तो हमारे इर्द गिर्द दूसरे मुल्कों के कोई 60-70 लेखकों का समूह इकट्ठा हो चुका था। मेरी और फैज की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हर आंख में आंसू तैर रहे थे। शायद उस वक्त बहुत से मुल्कों के लेखकों, बुद्धिजीवियों, दूसरे संस्कृति कर्मियों को एहसास हुआ था कि यद्यपि हम एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो इतना पुराना रिश्ता है वह किसी तरह टूट नहीं सकता। फैज ने अपनी जेब से कागज के 2 पुर्जे निकालकर मुझे दिए और कहा, यह दोनों नज़में कहीं नहीं छपी हैं, पाकिस्तान में भी नहीं, मैंने मास्को में कही हैं। फिर बड़े जोर से हाथ मिलाया, बड़े मजबूत लहजे में बोले, यह जुदाई वक्ती है ए दोस्त, हम फिर मिलेंगे। 1971 की रूसी अदीबों की 5वीं कांग्रेस में फैज नहीं आए। हमने उनका बहुत इंतज़ार किया। एक तार भी आया कि वह आ रहे हैं, मगर फैज नहीं आए। उस दिन यूक्रेन की आखिरी मुलाकात के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला, मगर अब लगता है वह जुदाई वक्ती थी। मिलन की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पिछले 24 साल नफरत, लड़ाई, खून खराबे के बावजूद कोई तार है दिलों के अंदर जो नहीं टूटा है और टूट भी नहीं सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोहब्बत फिर उभरेगी ही, कोई माने ना माने, यह वक्त का तगाजा है, यह हमारे मुकद्दरों में लिखा है। दोस्तों, ये संस्मरण था कृष्णचंद्र का वक्ती जुदाई का दौर, इस उम्मीद के साथ कि कभी ये नफरत की दीवारें टूटेंगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक होंगे, उनके बीच में जो ये कृत्रिम बाधा बनी हुई है ये खत्म होगी, उनके बीच में जो शताब्दियों का प्रेम है, एक संस्कृति है, वे फिर से रंग लाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये संस्मरण पसंद आया होगा, आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और संस्मरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।